गुड मॉर्निंग। क्या हाल चाल है? कैसे हैं आप लोग जी? बताइए। चलिए, आज हम लोग मौर्योत्तर को खत्म करते हैं। जल्दी जल्दी आप लोग का हिस्ट्री खत्म करना है ना। देखिए, अभी दिल्ली सल्तनत आज पढ़ना चाहिए, लेकिन हम लोग लेट हो गए हैं, बहुत ज़्यादा लेट हो गए हैं। पर कोई नहीं, अब 2 दिन में खत्म कर देंगे। आज तेजी से खत्म करते हैं ना, और हो जाएगा। एक मिनट, पीपीटी चेंजर निकाल लूं। ठीक है। हैप्पी मकर संक्रांति। हैप्पी मकर संक्रांति आप सबको भी जी। ठीक है। कैसी चल रही है आप लोग की पढ़ाई? जिस तरह से हम बताएं उस तरह से पढ़ रहे हैं आप लोग ना? ये बताइए, जिस तरह से बोल रहे हैं उस तरह से पढ़ाई कर रहे हैं ना आप लोग? नोट्स बनाते हैं? कौन कौन नोट्स बनाता है ये बताइए तो खुद से। अपना नोट्स कौन कौन बनाता है खुद से? अविनाश बनाता है, सुमित बनाता है, प्रियांशु, बबली, सुमित, पिंटू, वासुदेव। पूजा नहीं बनाते हैं आप? काफी लोग तो बना रहे हैं। नोट्स बनाने से कुछ चीजें याद होती है। नोट्स जब बना रहे होते हैं तब उस वक्त कुछ चीजें याद होती है एक्स्ट्रा। यस। पीडीएफ नहीं है, सारा पीडीएफ तो यहीं पे डाल देते हैं, क्या बोलते हैं, ऐप पर ही। चले तो फिर आगे शुरू करते हैं। जल्दी जल्दी हम लोग को खत्म करके वापस से आना है क्या, क्योंकि 4 दिन का फिर से छुट्टी पे हम जाएंगे तो फिर समस्याएं होगी आप लोगों को ना। तो देखिए, मौर्य हम लोग खत्म कर लिए थे। मौर्य के बाद एक राजवंश आता है, गुप्त राजवंश, जो महत्वपूर्ण है हम लोगों में। हाँ भाई, रिवीजन भी होती है दोबारा बनाने से। 18 तारीख को निकलेंगे, पर 18 का क्लास करके जाएंगे, क्योंकि ट्रेन शाम में लिए हैं तो 18 का सुबह का क्लास क्यों, तो मतलब ये करेंगे 18 का करके जाएंगे तो 19 को, 20 को तो मेन काम ही है, और 20 को ही वहां से ट्रेन पकड़ेंगे तो 21 को आ जाएंगे यहाँ पे। पर 21 को आएंगे तो 12-1 बजा देता है यहाँ गुड़गांव पहुंचते पहुंचते, 1-2 तो क्लास तो हो नहीं पाएगी। तो 22 से क्लास लेंगे तो 3 दिन तो ऑफ रहेगा। क्या बीच में वीकेंड है क्या, 19, 20, 21? हाँ सर, पीडीएफ क्लास नहीं रहता है, प्लीज क्लास डाल दें। हाँ, वो तो डाल ही दिया जाता है। चलिए ठीक है, तो सुनिए, सबसे पहले बात क्या, तो मौर्य काल खत्म होने के बाद जो महत्वपूर्ण राजवंश स्थापित, बाद में बात करते हैं पीडीएफ सब के बारे में। तो सबसे महत्वपूर्ण राजवंश आता है मौर्यों के बाद, वो आता है गुप्त। ठीक है, गुप्त वंश। लेकिन इस बीच में छोटे छोटे कुछ राजवंश आते हैं अलग अलग टाइम पीरियड के लिए, तो उनके बारे में थोड़ा बहुत जान लेना मतलब सही रहेगा। ठीक है, तो सबसे पहले जो इमीडिएट आया मौर्य के बाद, वो कौन आए? वो आए शुंग। शुंग जिसका संस्थापक कौन था शुंग वंश का? उसका था अंतिम मौर्य सम्राट बृहद्रथ को हत्या करके उसकी सेना उसके सेनापति ने हत्या कर दी। उस व्यक्ति का क्या नाम था? पुष्यमित्र शुंग। ठीक है, तो शुंग वंश का संस्थापक कौन हुआ, और उसने क्या किया आगे चल के? पुष्यमित्र शुंग वंश की स्थापना की, पुष्यमित्र शुंग ने। ठीक, और यह घटना कब की? 585 ईस्वी पूर्व का। याद रखने का जरूरत नहीं है, 585 ईस्वी पूर्व इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है, अंतिम मौर्य सम्राट जिसकी हत्या कर दी गई थी, बृहद्रथ था, उसकी हत्या उसके स्वयं के सेनापति ने कर दिया।
किसने? तो पुष्यमित्र शुंग ने। और इस बात की जानकारी हमें किस बात से मिलती है? हर्षचरित्र से मिलती है, पर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है नहीं, ये हर्षचरित्र से मिलता है। एक जो पुष्यमित्र शुंग के बारे में इंपॉर्टेंट है वो ये कि पुष्यमित्र शुंग का जो पुरोहित था या प्रधानमंत्री था वो कौन था? पतंजलि था। ठीक है, ये वही पतंजलि है जिन्होंने आगे चल के क्या किया? योग दर्शन को कोडिफाई किया, योग दर्शन का क्या क्या संहिताकरण किया। बस, ठीक है। उसके अलावा शुंग वंश बहुत लंबे समय तक फराहनाज लिखना है, अभी नहीं लिखना है बाबू, अभी नहीं लिखना है। अभी क्या करना है पता है? अभी शांति से बैठ के सुनना है प्रवचन पूरा का पूरा क्लास। उसके बाद दोबारा क्लास खोलिए, पॉज कर करके नोट्स बनाइए खुद से। इसमें क्या लिखेंगे? जैसे मैं अगर नोट्स बनाऊं तो शुंग वंश डैश दे करके, कोई संस्थापक भी नहीं लिखेंगे, पुष्यमित्र शुंग। इससे समझ में आ जाएगा कि पुष्यमित्र शुंग इसका संस्थापक है। फिर एक डैश देंगे, लिखेंगे अंतिम मौर्य शासक बृहद्रथ की हत्या किया। यानी क्लियर का बात है, हर कोई तो किसी न किसी लास्ट वाले रूलर को मार के ही बनता है और नए वंश की स्थापना करता है। उसके बाद लिख देंगे इस बात की चर्चा हर्षचरित्र में है। ठीक है, उसके बाद बाणभट्ट के हर्षचरित्र में है, दोनों लिख देंगे, क्योंकि कई बार पूछ देता है हर्षचरित्र की रचना किसने की। इस बात की चर्चा बाणभट्ट के हर्षचरित्र में है, बस इतना और कुछ नहीं। और लास्ट में पुष्यमित्र का पुरोहित पतंजलि था, बस इतना ही काफी है ना। इसके अलावा क्या करना है? और कुछ नहीं लिखना है। उसके बाद पुष्यमित्र शुंग के बारे में या शुंग वंश के बारे में इससे बाहर सवाल नहीं आता है। छाया शर्मा, एक्स्ट्रा टाइम क्यों नहीं मिलता है छाया? क्या आप लोगों को नोट्स बनाने का एक्स्ट्रा टाइम नहीं मिलता है? सब कोई, कुछ लोग लिखे हैं, पुनीता ने लिखा है मिलता है, बाकी कोई नहीं लिखा है मिलता है। सब लिखा है एक लाइन से नहीं मिलता है। नहीं मिलता है, नहीं मिलता है। अभी ही टाइम दे दीजिए सर। अच्छा ठीक है, लिखिए फिर। हो जाएगा तो बता दीजिएगा, हो जाएगा तो बता दीजिएगा। फिर क्लास और लेट हो जाएगा, फिर क्लास और लेट हो जाएगा, याद रखिएगा, क्लासेस और विलंब हो जाएंगी फिर। ये बात तो सही बोले आप नीरज, टाइम मिलता किसी को नहीं है, निकालना पड़ता है। टाइम मिलता किसी को भी नहीं है, सबको निकालना पड़ता है। और भाई मेरे, इस तरह से तो करना ही होगा, और कोई विकल्प नहीं है, और कोई भी विकल्प नहीं है। चलिए शुरू करते हैं आगे। अगला कौन सा वंश था? अगला वंश था कर्ण वंश था। ठीक है, कर्ण वंश के संस्थापक का नाम याद रख लीजिएगा। कर्ण वंश से जितना बार भी हम आज तक सवाल देखे ना, बस संस्थापक ही देखे हैं आज तक। कर्ण वंश का संस्थापक वासुदेव था, इसके अलावा कुछ नहीं। इसने क्या किया था? वही शुंग वंश के शासक की, अंतिम शुंग शासक की हत्या कर दिया। किसकी? वासुदेव ने कर्ण वंश की नींव रखी। अंतिम शुंग शासक देवभूति की हत्या, यहां तक से भी सवाल नहीं आता है कि देवभूत की हत्या कर दी। ठीक है, इसकी जानकारी भी हमें कहां से मिलती है? सेम हर्षचरित्र से मिलती है, पर इस सब कोई ऐसा इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है, और इसमें बहुत सारे शासक हुए, खास करके 4 शासक हुए हैं। तो क्या क्या है? वासुदेव है, फिर भूमिमित्र है, फिर नारायण है, सुशर्मन है। क्या इसके बारे में पढ़ना है? बहुत इंपॉर्टेंट बिल्कुल भी नहीं है। और फिर अंतिम शासक सुशर्मन की हत्या करके श्रीमुख ने क्या किया? एक नवीन वंश आंध्र सातवाहन की नींव रखी। बस ये याद रखिएगा कि आंध्र सातवाहन की नींव किसने रखी? श्रीमुख ने रखी। किसकी हत्या करके? अंतिम जो कर्ण शासक है सुशर्मन, उसकी हत्या करके। बस ठीक है, कोई बात नहीं है, जब समय नहीं मिलता है ना। अर्चना, हेलो सर, जय श्री राम, जय श्री राम अर्चना। ठीक है, तो ये जो है क्या कहते हैं, पीडीएफ से ही तब टिक करके पढ़ लीजिए, पीडीएफ डाउनलोड कीजिए। अब हम क्या बोले, टाइम सच में निकालना पड़ता है भाई, विद्यार्थी हैं आप लोग।
उसके बाद आंध्र सातवाहन। सातवाहन वंशों के बारे में एक बात याद रखिएगा, ये भारत में सबसे लंबा चलने वाला राजवंश है निरंतरता में। ठीक है, सातवाहन वंश की स्थापना अभी अभी हम लोग क्या देखे, शिमुक ने की थी। ठीक है, पुराणों में आंध्र भृत्य भी कहा जाता है तथा अभिलेखों में सातवाहन कहा गया है। क्या इंपॉर्टेंट है? बिल्कुल नहीं। एक चीज इंपॉर्टेंट है, सातवाहनों की राजधानी पैठन थी, जिसे प्रतिष्ठान भी कई जगह कहा गया है। ठीक है, प्रतिष्ठान या पैठन था। और एक चीज जो हम पहले ही बताए, बस याद रखने वाला चीज क्या है कि आंध्र सातवाहन सबसे लंबे समय तक चला था। आंध्र सातवाहन वंश कब तक चला था? सबसे लंबे समय तक। प्राचीन भारत में यह किसी वंश का सर्वाधिक लंबा कार्यकाल था। लगभग 3 शताब्दी तक चला था। 3 शताब्दी मतलब 300 साल तक बना हुआ था आंध्र सातवाहन वंश। ठीक है, अभी समझा दीजिए, अभी समझाई तो रहे। तो ये इतना सा बस 2-3 चीज लिखना है। ठीक है, आंध्र सातवाहन वंश के बारे में। उसके बाद आंध्र सातवाहन वंश के बाद कौन सा वंश याद कर लेंगे? एक दो छोटा छोटा वंश है, कभी कभी सवाल पूछता है भटकते भटकते। ठीक है, वो क्या है? चेदी वंश। सातवाहन वंश के बाद कौन सा वंश पढ़ना है हम लोग को? चेदी वंश। इसी को कहीं कहीं महामेघ वाहन वंश भी कह दिया जाता है, पर चेदी वंश के नाम से ज्यादा प्रसिद्ध है। ठीक है, चेदियों के बारे में पहली जानकारी हमें जो मिलती है कलिंग के हाथी गुम्फा अभिलेख से, खारवेल के हाथी गुम्फा अभिलेख से। ठीक है, कलिंग के चेदी वंश से संबंधित जानकारी का मुख्य स्रोत क्या है? खारवेल का हाथी गुम्फा अभिलेख, हाथी गुम्फा अभिलेख है। और इसी में लिखा गया है कि महामेघ वाहन नामक व्यक्ति ने इस वंश की स्थापना की थी, इसलिए इसे क्या कह दिया जाता है? महामेघ वाहन वंश भी कह दिया जाता है। बस, इसके अलावा इसके बारे में कोई खास इंपॉर्टेंट नहीं है। हालांकि थोड़ा और डीप जाएंगे ना तो याद रखिएगा, इसमें क्या हुआ था कि खारवेल इस वंश का महंतम शासक था। इसी का था खारवेल का हाथी गुम्फा अभिलेख। सुनते हैं ना कि खारवेल का हाथी गुम्फा अभिलेख, तो खारवेल किस वंश का था? तो खारवेल चेदी वंश का था। और खारवेल के बारे में एक बात और है कि खारवेल पता है क्या किया था? इसने मगध पे आक्रमण किया था। खारवेल ने मगध पे आक्रमण किया था और मगध पे आक्रमण करके जैन तीर्थंकर ऋषभ देव की एक मूर्ति मगध से लेके आया। और इस मूर्ति को पता है लगभग 300-400 साल पहले मगध के शासक ने, इस महापद्मानंद ने क्या किया था? कलिंग पे आक्रमण करके कलिंग से लेके चला गया था। यानी मगध शासक महापद्मानंद ने आक्रमण किया किस पे? कलिंग पे। और कलिंग से मूर्ति लेके चला गया, किसकी? ऋषभ देव की मूर्ति लेके चला गया था। बाद में कलिंग में एक वंश आया जिसका नाम है चेदी वंश। ठीक है, या तो इस चेदी वंश है या इसके संस्थापक महामेघवाहन के नाम पर इसको महामेघवाहन भी वंश कहते हैं। इसी वंश का एक प्रतापी शासक हुआ क्या? खारवेल। और ये क्या किया? उसी ऋषभ देव की मूर्ति लेके आया मगध से आक्रमण करके। बस इतना ही है। और वैसे ये समझने के लिए था, बहुत इससे सवाल उतना तो नहीं आता है, लेकिन हाँ कर लीजिए, क्या ही जाता है, क्योंकि खारवेल का हाथी गुम्फा अभिलेख बड़ा महत्वपूर्ण है। अक्सर आप लोग सुने ही होंगे खारवेल का हाथी गुम्फा अभिलेख। ये किस वंश से था? चेदी वंश से था या महामेघ वाहन वंश से था संबंधित। ठीक है, और इसी ने क्या किया था? इसी वंश का सबसे महत्वपूर्ण शासक था खारवेल, जिसने मगध पे आक्रमण किया था और मगध से ऋषभ देव की मूर्ति को वापस कलिंगा लाया था, जिस मूर्ति को महापद्मानंद लेके चला गया था कलिंग से पहले। मतलब बदलाव पूरा हो गया। चलिए, ये तो चेदी वंश हो गया। चेदी वंश के बारे में इतना बहुत ज्यादा पर्याप्त है, बहुत ज्यादा। ठीक है, उसके बाद मौर्यों के बाद बताए थे हम लोगों को पढ़ना क्या है? गुप्ता पढ़ना है। लेकिन एक सेकंड, सुनिए, हमको पता है जब हम आ रहे थे ना सुबह सुबह, डर था कि कहीं आज भी क्लास ना लगाया हो। और जब एक बार क्लास नहीं लगाता है तो क्लास आज का होता नहीं। फिर हम 10 बजे के बाद ही पूछते कि भाई क्लास क्यों नहीं लगाए थे? सॉरी सर, सुबह सुबह भूल गए थे। जबकि बैठे बैठे क्लास लगाना है, हमको तो आके क्लास लेना है। लेकिन चलिए, क्लास लगाया गया था आप लोग का। हाँ, चेदी वंश हो गया। हाँ, तो हम कहाँ थे जी? तो मौर्यों के बाद गुप्त पढ़ रहे हैं हम लोग, मतलब गुप्ता में जा रहे हैं अभी। मौर्य के बाद कहाँ जाना है? गुप्ता काल में।
और इस मौर्य और गुप्ता के बीच कई छोटे छोटे राजवंश हुए जिसको हम लोग पढ़ रहे थे। ठीक है, सबसे पहले क्या हुआ था, कौन से राजवंश हुए थे, शुंग राजवंश हुए थे। और शुंग के संस्थापक कौन थे, आप लोगों को पता है, पुष्यमित्र शुंग थे। ठीक, शुंग के बाद याद कीजिए, शुंग के बाद कौन आया था, शुंग के बाद आया था कण्व। कण्व का कौन था, वासुदेव था। और उसके बाद फिर कौन आया था, आंध्र सातवाहन आया था जिसके संस्थापक कौन थे, शिमुख थे। ठीक है, जिसकी राजधानी पैठन या प्रतिष्ठान थी। उसके बाद कौन आया, उसके बाद चेदी आया। ठीक है, जिसके संस्थापक कौन थे, महामेघवाहन था। और इसी वंश का सबसे प्रतापी शासक तो पढ़ ही लिए। लेकिन मौर्य और गुप्ता के बीच ये सारे सिर्फ देसी शासक बोले जाते हैं। देसी शासक क्यों बोले जाते हैं, देसी शासक ही नहीं हुए, कई सारे इस बीच में विदेशी शासक भी हुए। ठीक है, तो देशियों के बाद कई सारे विदेशी भी हुए। तो देसी शासकों के बारे में तो पढ़ लिए, बस इसका क्या करना है, जितना सा पढ़ा दिए उतना सा याद रखना है और ज्यादा कुछ याद नहीं रखना है। अब देशियों के बाद विदेशी शासक के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, किसके बारे में, विदेशी शासकों के बारे में। तो आ जाइए जल्दी जल्दी खत्म करते हैं। विदेशियों के बारे में एक दो बात याद रखनी है और बहुत ज्यादा याद नहीं रखना है। डेमेट्रियस प्रथम, सबसे पहले तो विदेशी शासक में सबसे पहले भारत पर आक्रमण करने वाले लोग कौन थे, इंडो ग्रीक थे। ठीक है, भारत पर विदेशी जो सबसे पहले लोग आए वो इंडो ग्रीक्स थे। ठीक है, भारतीय सीमा में सर्वप्रथम प्रवेश करने का श्रेय डेमेट्रियस प्रथम को जाता है, इसी वजह से इसका नाम याद रख लीजिएगा। एक दो बार पूछा हुआ है कि भारत की सीमा में सबसे पहले कौन प्रवेश किया था, या अब भिक्षु बन के तो किया नहीं होगा, आक्रमणकारी बन के किया होगा। तो भारत पर आक्रमण करने वाला पहला व्यक्ति डेमेट्रियस प्रथम था। उसके बाद इसको छोड़ दीजिएगा, डेमेट्रियस के बाद वैसे यूक्रेटाइडस, एक तो इसका नाम इतना मुंह टेढ़ा सा बोलने में, यूक्रेटाइडस ने क्या किया था, भारत के कुछ हिस्से को जीतने में पहली बार सफलता प्राप्त की थी। और इस यूक्रेटाइडस ने किसको राजधानी बनाया था, तक्षशिला को। बहुत याद करने का मन करेगा अगर तो कर लीजिएगा कि हम छोटा से छोटा चीज भी नहीं छोड़ेंगे। उसके बाद जो पढ़ना है, जहां से सवाल शुरू होता है वो होता है मिनांडर से सवाल शुरू होता है। ठीक है, मिनांडर सबसे प्रसिद्ध इंडो ग्रीक या हिंद यूनानी शासक था। क्यों ये प्रसिद्ध हो गया, क्योंकि ये भारत आकर के बौद्ध धर्म स्वीकार कर लिया था। भारत में शासक के रूप में बौद्ध धर्म स्वीकार कर लिया था। ये बौद्ध धर्म किसे स्वीकार किया था, नागसेन से। पर नागसेन से बौद्ध धर्म ये ऐसे स्वीकार डायरेक्ट नहीं कर लिया था। ठीक है, नागसेन से। उसके पहले इसने बहुत ज्यादा डिस्कशन किया, किसने, मिनांडर ने। नागसेन और मिनांडर के बीच क्या हुआ था, बहुत ज्यादा पहले वार्तालाप हुआ था, शास्त्रार्थ हुआ था, साहित्यिक वार्ताएं हुई थी। फिर मिनांडर क्या हुआ, नागसेन से प्रभावित हुआ और इसने बौद्ध धर्म स्वीकार कर लिया। इन दोनों की चर्चा का उल्लेख एक पुस्तक में है, उस पुस्तक का नाम है मिलिंद पन्हो। मिलिंद पन्हो ये पूछता है, मिलिंद पन्हो भी पूछता है, मिनांडर भी पूछता है और नागसेन भी पूछता है। सबसे पहले मिनांडर किससे, बाद में इसका नाम मिलिंद हो गया था। मिनांडर का क्या बन गया, मिलिंद हो गया था। भारत में इसको मिलिंद कहने लगे थे लोग। जानते हैं हर कोई अपने हिसाब से नामकरण कर देता है। तो सबसे पहले क्या याद करना है कि मिनांडर जो था सबसे प्रसिद्ध या सबसे प्रतापी क्या था, हिंद यूनानी या इंडो ग्रीक शासक था। ठीक, ये बौद्ध धर्म स्वीकार कर लिया था। बौद्ध साहित्य में इसलिए इसको क्या कहा गया है, मिलिंद कहा गया है। इसको बौद्ध धर्म में दीक्षित कौन किया था, जिस व्यक्ति का नाम याद रखना है, पिछले बार भी बीपीएससी में पूछा था, वो व्यक्ति है नागसेन। और इन दोनों के डिस्कशन का, वाद विवाद का, वार्तालाप का उल्लेख हमें कहाँ मिलता है, मिलिंद पन्हो में मिलता है। ठीक है, यहाँ है बौद्ध ग्रंथ, मिलिंद पन्हो में मिलता है। इसके अलावा कुछ खास नहीं। हाँ, एक साकल याद कर लीजिएगा, साकल इसकी राजधानी थी। ठीक है, और कुछ नहीं, जो शिक्षा का प्रमुख केंद्र था। ठीक है, चल जाएगा। साकल इसकी क्या थी, राजधानी थी। सर लिखा कर रागिनी नहीं हो पाएगा, आप समझिए, क्वेश्चन नहीं दिखता है। कहाँ पे कट रहा है भाई, बबली कहाँ पे कट रहा है, क्या ये पूरा स्क्रीन नहीं दिख रहा है आप लोगों को, कट रहा है स्क्रीन। गुड मॉर्निंग प्रवीण। अच्छा, पीडीएफ जो देते हैं वो कटता है, देखिए वो कुछ सॉफ्टवेयर प्रॉब्लम है, वो कुछ सॉफ्टवेयर प्रॉब्लम है। ठीक है, इसलिए कटता है। उसका रास्ता तो हम निकाले ही है, हम टीसी पर दे देते हैं, ग्रुप में डाल देते हैं, टेलीग्राम ग्रुप में डाल ही देते हैं। ठीक है, उसका रास्ता तो हम निकाले ही हैं।
ठीक है, ऐसे ही। हाँ, लोग बात तो सही कह रहे हैं, ऐसे ही पढ़ो ना, क्या दिक्कत है। वीडियो में क्वालिटी नहीं है। अब इसका हम क्या बताएं कि जो वीडियो आप लोग देखते हो उसमें क्वालिटी नहीं है, तो हम कैसे क्या बताएं अब इसका। अब ये हम क्वालिटी नहीं ना डाल सकते हैं जी। चलिए, तो सुनिए, अब जो विदेशी शासकों में हम लोग को क्या याद रखना है, सबसे पहले इंडो ग्रीक। क्यों? क्योंकि भारत पर हमला करने वाला पहला जो शासक था इंडो ग्रीक शासक था, ठीक है। और भारत की सीमा में सबसे पहला जिस व्यक्ति ने प्रवेश किया था वो क्या था, डेमेट्रियस था। बस इतना याद रखना है। हालांकि डेमेट्रियस के बाद यूक्रेटाइडस भी आया था, जो भारत पे पहली बार कब्जा करने में सफल रहा था, और उसने अपनी राजधानी भी बनाई थी, किसको, तक्षशिला को, जो पाकिस्तान में अभी। पर उतना डीप मत जाइएगा, ठीक है। लेकिन हाँ, इस वंश का सबसे प्रतापी शासक मिनांडर, सुने ही होंगे, इसको भूलेगा मत। इसने बौद्ध धर्म स्वीकार कर लिया था, इसलिए बौद्ध साहित्य में इसे क्या कहा गया है, मिलिंद कहा गया है, ठीक। जिस तरह से उपगुप्त नामक बौद्ध भिक्षु ने अशोक को बौद्ध धर्म की शिक्षा दी थी, उसी तरह से मिनांडर को बौद्ध धर्म की शिक्षा किसने दी थी, नागसेन ने दी थी। और नागसेन और मिनांडर के बीच, मिनांडर बौद्ध बनने से पहले मैं बौद्ध क्यों बनूं, इस पर लंबी चर्चाएं करता है, किसके साथ, नागसेन के साथ। और इन्हीं चर्चाओं को कहाँ लिखा गया है, मिलिंद पन्हो नामक किताब में लिखा गया है। बस इतना याद कर लीजिएगा, ठीक है। इसके बाद एक जो अगला वंश पढ़ना है, वो क्या पढ़ना है, पहलव वंश पढ़ना है या पार्थियन पढ़ना है, ठीक है। ये लोग कौन थे, ये लोग ईरानी थे मूलतः। अभी वर्तमान में जो ईरान है, ये लोग कहाँ से थे, वहीं से थे, ठीक है। और स्वाभाविक है, भारत में जो भी आया है ना, सब पश्चिम से ही आया है, पश्चिमोत्तर सीमा प्रांत से ही आया है। अंग्रेज भी पश्चिम में ही थे। तो कहते हैं कि भारत में पश्चिम से कुछ भी अच्छा नहीं आया है, भारत में जो भी आया है पश्चिम से, भारत को नुकसान ही पहुंचाया है। खैर जो भी है, चलिए इसके बारे में, पहलव वंश के बारे में इसने कोई बहुत बड़ा नाम वाम किया नहीं, बस एक निरंतरता में पढ़ने के लिए याद रखिएगा। सबसे पहले जो सबसे ज्यादा क्वेश्चन आता है पहलव से, ये कहाँ से थे, ये ईरान से थे। इसका पार्थियन कहाँ से थे, पहलव या पार्थियन, ये कहाँ से थे, तो ये थे ईरान से। वैसे तो इसके संस्थापक मिथ्रेडस के बारे में, मिथ्रेडेटस के बारे में नहीं पूछता है। और इस वंश का सबसे शक्तिशाली शासक गोंडो फर्निज था, ये को याद कर लीजिएगा। हाँ, इसका अंत कुषाणों के द्वारा हो गया, उसके बाद कुषाण शासक आया। और कुषाण हम लोग पढ़ते हैं क्यों, क्योंकि कुषाणों में एक सर्वाधिक शक्तिशाली, आगे पढ़ेंगे, कनिष्क नाम का व्यक्ति हुआ, उसने कुषाण वंश को काफी ऊंचाइयों तक लेके गया था वो। तो याद रखिएगा कि पहलव वंश ईरानियन था, ठीक है। इसके बारे में हम लोग पढ़ते क्यों है, क्योंकि निरंतरता के लिए विदेशी शासक में सबसे पहले इंडो ग्रीक था। इंडो ग्रीक में डेमेट्रियस पढ़ते हैं और मिनांडर पढ़ते हैं, उसके बाद पहलव आया या पार्थियन आया ईरान से, ठीक है। इस वंश का सबसे शक्तिशाली शासक गोंडो फर्निस था, ठीक है। संस्थापक नाम याद करने का होगा मिथ्रेडेटस, तो याद कर लीजिएगा, पर नहीं याद कीजिएगा, ज्यादा बेहतर है। क्यों उतना ज्यादा लीजिएगा। कुषाणों, पहलवों का अंत क्या किसने, कुषाणों ने। कुषाणों ने पार्थियन शासक का अंत कर स्वयं की सत्ता स्थापित कर ली। उनका मूल स्थान चीन की सीमा पर स्थित चीनी तुर्किस्तान था। अभी जो तुर्कमेनिस्तान देखते हैं ना आप लोग, मध्य एशिया, सेंट्रल एशिया, मध्य एशिया, तो ये लोग मध्य एशिया से आए थे और ये लोग तुर्क थे। उसके बाद तो तुर्कों ने भी बहुत लंबे समय तक दिल्ली की गद्दी पर राज किया। तो कुषाण वंश उसके बाद पढ़ लेंगे, ठीक है। प्रमुख कुषाण शासक, कुषाण शासक में एक कुषाण शासक को तो बिल्कुल भी मत भूलिएगा। वैसे तो प्रमुख कुषाण शासक दिया हुआ है, कुजुल कड़फिसस है। भारत में कुषाण वंश की स्थापना कुजुल कड़फिसस ने की। याद कर लीजिएगा कि भारत में किसने किया, कुजुल कड़फिसस ने किया। किसकी स्थापना, कुषाण वंश की स्थापना की थी। लेकिन इस वंश का जो सबसे प्रतापी शासक हुआ, वो हुआ कनिष्क। कनिष्क कुषाण वंश का क्या था, सबसे प्रतापी शासक था, ठीक है। और कुषाण क्या हुआ, जैसे ही इसका जो है राज्यारोहण हुआ, इसने एक संवत चलाया था, उसका नाम है शक संवत। और पता है आपको, शक संवत मतलब कैलेंडर है ये, ठीक है। और ये शक संवत आज भी भारत सरकार का, भारत सरकार का क्या है, सरकारी कार्य या आधिकारिक, एक ही बात हुआ, आधिकारिक क्या है, संवत है। तो ये चीज इसलिए याद रखेगा, क्यों, क्योंकि कुषाणों में से खासकर कनिष्क ने जिस दिन उसका ताजपोशी किया गया, उसी दिन से वो एक कैलेंडर चलाया। और इसी वजह से, और इस कैलेंडर को क्या माना गया है, भारत सरकार ने अपना आधिकारिक कैलेंडर माना है, मतलब संवत माना है, ठीक है। ये सब जल्दी याद नहीं होता है सुजीत।
हाँ, बार बार पढ़ना होगा, 3-4 बार तो पढ़ना ही होगा ना कम से कम, और याद करना बहुत बड़ा मुश्किल थोड़ी है। अभी पढ़ रहे हैं मेरे साथ, फिर क्या कीजिए, शाम में एक बार रिवाइज कर लीजिएगा, कम से कम पीडीएफ रिवाइज कर लीजिएगा। नोट्स बनाते समय एक बार रिवाइज होगा, और एक बार 1 हफ्ते बाद रिवाइज कर लीजिएगा, हो गया याद। ठीक है। हाँ, शुंग पढ़ा दिए राहुल, मौर्यों के बाद सबसे पहले तो शुंग ही पढ़ा है। आप लेट ज्वाइन किए हैं, आप लेट ज्वाइन किए हैं राहुल। ठीक है, चलिए। कनिष्कों की 2 राजधानियां थी। कनिष्कों की 2 राजधानी कौन कौन सी थी? एक था पेशावर, जिसको उस वक्त पुरुषपुर कहा जाता है, वर्तमान में पेशावर कहा जाता है, और दूसरी राजधानी थी मथुरा। ठीक है। कनिष्क ने कश्मीर को भी जीता था, और वहां पे कनिष्कपुर नाम का नगर बसाया था। बाकी ठीक है, अभी तो कनिष्कपुर नगर नाम का एज सच कोई नगर नहीं है, हो सकता है वो खत्म हो गया हो या उसका नाम बदल गया हो। कनिष्क ने क्या किया? बौद्ध धर्म स्वीकार कर लिया। इनफैक्ट आप लोग को पता है, कनिष्क का नाम एक और चीज के लिए जाना जाता है, 4th बुद्धिस्ट काउंसिल। कहाँ हुआ था? कुंडलवन, कश्मीर में हुआ था। किसके समय में? पेट्रोनेज कौन किया था उसको? कनिष्क ने ही किया था, याद है ना? वसुमित्र उसके अध्यक्ष थे, और उपाध्यक्ष कौन था? अश्वघोष था, अश्वघोष ही था। वसुमित्र याद रखिएगा, उसके अध्यक्ष थे। तो कनिष्क के बारे में 2-4 चीज। कनिष्क कुषाण वंश का सबसे प्रतापी शासक था, और इस कुषाण वंश की स्थापना किसने की थी? कुजुल कड़फिसस ने की थी। कुषाण क्या हुआ? बौद्ध धर्म को स्वीकार कर लिया था। इसने क्या हुआ? कुषाणों ने कुषाण कह रहे हैं, कनिष्क ने अपने राज्यारोहण के समय, जिस वक्त उसकी ताजपोशी हुई, उस वक्त उसने एक संवत चलाया जिसका नाम शक संवत है। इसको याद रखना एकदम जरूरी है। क्यों? क्योंकि वो भारत सरकार का आधिकारिक संवत है आज भी। ठीक है, 1 2। उसके बाद फिर अगला क्या है? अगला यह है कि कनिष्क ने क्या किया? 2 राजधानी अपनी बनाई। किसको? एक तो पुरुषपुर, जिसको पेशावर आज वर्तमान में बोलते हैं, और एक मथुरा को। ठीक है। उसके अलावे जो कनिष्क के बारे में याद रखना है, इसने बौद्ध धर्म स्वीकार कर लिया, और 4th बुद्धिस्ट काउंसिल का आयोजन कहाँ करवाया? कुंडलवन, कश्मीर में, वसुमित्र की अध्यक्षता में। इतना याद करना है। 1-2 और चीज याद करना है कुषाणों के बारे में। अगर यहाँ हम दिए होंगे तो ठीक है, नहीं तो मैं ये कर दूंगा। हाँ, दिए हैं एक लाइन में, मथुरा और गांधार शैली का जन्म हुआ था इसी के समय में। इसको मैं समझा देता हूँ लिख करके, इसको आप लोग यही उतार लीजिएगा, क्योंकि ये नोट्स में मिलेगा नहीं। ठीक है। मूर्ति कला, आप लोग इसको यहीं पे लिख लीजिएगा, क्योंकि ये नोट्स में नहीं मिलेगा। इसमें होगा नहीं, रुक जाइए, मैंने नोट्स निकाल लेता हूं इसके लिए। याद करने से याद हो जाता है। ठीक है। क्लास 7 बजे से स्टार्ट हुआ है प्रियंका, क्लास 7 बजे से स्टार्ट हुआ है। चलिए अब चलते हैं, अब बढ़िया से हो जाएगा। यहाँ पे मूर्ति कला याद रखिएगा, बहुत ज्यादा डीप में हम आप लोग को नहीं बताएंगे ताकि बर्डन ना हो। भारत में 3 मूर्ति कला प्रसिद्ध रहा है। कितना? 3। एक है गांधार मूर्ति कला। एक क्या है? गांधार मूर्ति कला। लिखते जाइए आप लोग, ज्यादा बेहतर रहेगा, क्योंकि ये नोट्स में बहुत ज्यादा नहीं है। एक है मथुरा मूर्ति कला, मूर्ति कला। एक है अमरावती मूर्ति कला, अमरावती मूर्ति कला। ठीक है, 3 मूर्ति कला है। अब गांधार और मथुरा मूर्ति कला को पेट्रोनेज किया किसने? कनिष्क ने, यानी कनिष्क ने संरक्षण दिया। संरक्षण किसने दिया? कनिष्क ने। संरक्षण कनिष्क ने दिया, विकास कनिष्क ने किया, जाने दीजिए।
और अमरावती मूर्तिकला मुख्यतः सातवाहनों ने किया था, सातवाहन शासकों ने। ठीक है, उसके बाद ना आप लोगों को कहीं कहीं कंफ्यूजन होगा, पूछेगा, मैं बता दूंगा। अब सुनिए एक बात, गांधार मूर्तिकला, सिर्फ और सिर्फ गांधार मूर्तिकला, मैं ना कलर चेंज करता रहता हूं ताकि आप लोग को क्लियर हो जाए। जो गांधार मूर्तिकला है ये मुख्यतः बौद्ध धर्म से संबंधित है, बौद्ध धर्म से संबंधित है। मथुरा मूर्तिकला तीनों धर्म से है। तीनों धर्म का मतलब क्या होता है? बौद्ध, जैन तथा हिंदू, तीनों धर्मों से संबंधित है। ठीक है, अमरावती मूर्तिकला भी तीनों धर्म है पर मुख्यतः बौद्ध है, मुख्यतः बौद्ध है। एक चीज और थोड़ा सा के लिए मिटाते हैं यहाँ पे, ठीक है, ये मुख्यतः बौद्ध ना लिख के पूर्णतः बौद्ध लिख दीजिए। पूर्णतः बौद्ध धर्म से संबंधित है। यहाँ पे जो मूर्तियां बनी इसमें बौद्ध धर्म से भी संबंधित बनी, जैन धर्म से भी बनी और हिंदू धर्म से भी बनी। आप लोग लिख लीजिए इसको, ठीक है, अभी ही, मुख्यतः, ठीक है, बौद्ध, जैन तथा हिंदू। उसके बाद सुनिए, ये विदेशी प्रभाव है। अब मैं और कलर चेक करता हूं, एक बार ब्लू ले लेता हूं। गांधार शैली जो था ये विदेशी प्रभाव था, इस पे विदेशी प्रभाव। विदेशी प्रभाव में मुख्यतः कौन कौन था? यूनानी प्रभाव, ऐसे रोमन प्रभाव भी था पर यूनानी प्रभाव मुख्यतः था। और मथुरा मूर्तिकला और अमरावती मूर्तिकला शुद्ध देसी था। ठीक है, यहां तक अलग अलग कलर में समझ में आ रहा है। अब एक बार और कलर में चेंज करता हूं, इस बार व्हाइट ले लेता हूं। गांधार मूर्तिकला और मथुरा मूर्तिकला बलुआ पत्थर से निर्मित था, बलुआ पत्थर। बलुआ पत्थर से निर्मित था। अमरावती क्या था? संगमरमर से, संगमरमर से निर्मित। इतना बस काफी है। अब नहीं दिख रहा है, ओके, नहीं दिख रहा है, व्हाइट कलर में नहीं दिखा, ठीक है, मैं व्हाइट कलर को चेंज कर देता हूं, चिंता ना करिए। नहीं दिखा तो इसका इंतजाम है हमारे पास, कलर की कमी थोड़ी है। कौन सा कलर लूं? ब्लू तो हो चुका है, रेड भी हो चुका है, ब्लैक भी हो चुका है, ये वाला कलर लेके देखते हैं। ये दिख रहा है संगमरमर, येलो कलर दिखा? हाँ, येलो दिख रहा होगा, नहीं दिखा? चलो ठीक है, इसको भी मैं रेड कलर से ही लिख देता हूं, ठीक है, या ब्लू कलर से लिख देता है, ब्लू तो ऊपर ही है ना एक, तो इसको हम ब्लू कलर से लिख देते हैं, चिंता ना करें। ये किससे निर्मित है? संगमरमर से निर्मित है, संगमरमर से निर्मित है, और वैसे मुंह जवानी भी लिख सकते हैं। गांधार और मथुरा क्या है? बलुआ पत्थर से निर्मित है, बलुआ पत्थर से निर्मित है। बस इतना काफी रहेगा आप लोग के लिए, ठीक है। आप लोग को ये जो मानसूनी रेखाएं हैं जैसे तैसे ये समझ में आ रहा है ना? शासक है ये, शासक, सातवाहन शासकों, पिंक, हाँ ठीक है। ये जो रेखाएं इधर उधर खींच खाच दिए हैं तो वो कंफ्यूज मत होइएगा कि क्या माइंड मैप बनाए हैं। रागिनी आपने नो लिखा है, क्या समझ में नहीं आया बाबू, एक बार बताइएगा। काफी लोग अब डन डन लिख रहे हैं। रागिनी आपने नो लिखा है 2-2 बार,
एक बार रागनी आप बताएंगे, लिखावट समझ में नहीं आ रहा है तो आपको ये थोड़ी मिलने वाला है नोट्स। सुनिए, मैं एक बार आप मुंह जबानी बोल देता हूं। देखिए, भारत में मूर्ति कला, कितनी मूर्ति कलाएं हैं? 3 मूर्ति कलाएं हैं। भारत में कितनी मूर्ति कलाएं हैं? 3 मूर्ति कला है टोटल। पहला मूर्ति कला लिखते भी जाइए, गांधार मूर्ति कला। दूसरा मूर्ति कला मथुरा मूर्ति कला। तीसरा मूर्ति कला अमरावती मूर्ति कला। 3 तरह की मूर्ति कलाएं विकसित हुआ है, गांधार, मथुरा और अमरावती। अब शासक था, संरक्षण किसने दिया? तो गांधार मूर्ति कला और मथुरा मूर्ति कला को जो संरक्षण दिया वो कनिष्क ने दिया। कौन से शासक ने संरक्षण दिया? गांधार और मथुरा मूर्ति कला को कनिष्क ने दिया। अमरावती मूर्ति कला को संरक्षण किसने दिया? सातवाहन शासकों ने दिया। ठीक, उसके बाद सुनिए, गांधार मूर्ति कला विदेशी प्रभाव से युक्त है, यानी यूनान का प्रभाव है। यहाँ जो बौद्ध धर्म का प्रतिमा है ना, वो ग्रीक देवता क्या बोलते हैं, अपोलो के जैसा लगता है, एकदम हट्टा कट्टा जवान। मथुरा मूर्ति कला क्या है? तीनों धर्मों से संबंधित है। हाँ, ये तो विदेशी प्रभाव है गांधार मूर्ति कला पे, और मथुरा मूर्ति कला और अमरावती मूर्ति कला शुद्ध देशी है, इस पे विदेशी प्रभाव नहीं है। अब सुनिए किस धर्म से संबंधित है। तो गांधार मूर्ति कला पूर्णतः बौद्ध धर्म से संबंधित है, यानी सारी की सारी मूर्तियां बौद्ध धर्म से मिली है, बनी हुई बौद्ध धर्म की मूर्ति है। मथुरा मूर्ति कला में तीनों धर्म है, बौद्ध धर्म की भी मूर्तियां हैं, जैन धर्म से भी संबंधित मूर्ति है, तीर्थंकरों की और हिंदू धर्म के देवी देवताओं की भी मूर्तियां बनी है मथुरा मूर्ति कला से। अमरावती मूर्ति कला मुख्यतः बौद्ध है, मतलब अधिकांशतः इसमें क्या है, बौद्ध धर्म की मूर्तियां बनी है, लेकिन कुछ कुछ अन्य धर्मों से भी जुड़े हुए मूर्ति है। अब किस स्टोन का इस्तेमाल किया गया है मूर्ति बनाने में? तो याद रखिएगा, गांधार मूर्ति कला और मथुरा मूर्ति कला बलुआ पत्थर से बना है। ठीक है, बलुआ पत्थर भी वैसे अलग अलग है, जैसे मथुरा लाल बलुआ पत्थर है, गांधार जो है नीला धूसर बलुआ पत्थर है, उतना अंदर नहीं घुसना है। बस इतना याद रखिए कि गांधार मूर्ति कला और मथुरा मूर्ति कला दोनों किससे है? बलुआ पत्थर से बना है, जबकि अमरावती मूर्ति कला संगमरमर से बना है। संगमरमर तो समझ ही रहे हैं, और बलुआ पत्थर में अंतर समझते ही होंगे ना। तो अब मेरे ख्याल से हो गया होगा। चलिए, इतना तो हो गया, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। जो नोट्स में नहीं बना पाए हैं उसको तो हम यहाँ पे बता ही दिए हैं। बाकी अगर नोट्स से नहीं पढ़ाएंगे तो आप लोग बहुत कम पढ़ पाइएगा। ठीक है, क्योंकि पूरा का पूरा इतिहास इस तरह से पढ़ाना संभव नहीं होता है। हाँ, ज्योग्राफी होता, पॉलिटी होता, ज्योग्राफी होता या पॉलिटी होता, तब तो फिर बात ही क्या थी, फिर तो हम समझा समझा के ही पढ़ाते। लेकिन इतिहास है बबुआ, इतिहास इतना लंबा होता है, और टाइम कितना मिलता है? जितना पॉलिटी वगैरह में टाइम मिलता है उतना ही। हमको अगर समय दे दिया जाता ना, तो एक लाइन नहीं यहाँ पे आपको लिखा हुआ मिलता, सब लिख लिख के पढ़ाते। 60 क्लास 70 क्लास मिल जाए। पर पता है क्या है, सर लोग बताए हैं जो सीनियर है मेरे, मैं तो यहाँ सबसे जूनियर हूँ, मतलब ये नहीं उम्र वाइज नहीं कह रहे हैं, हम बहुत छोटे हैं, अपना उम्र नहीं छुपा रहे हैं, मतलब एक्सपीरियंस वाइज सबसे जूनियर है, हम बहुत नए हैं, बिल्कुल अभी अभी आए हैं। इनफैक्ट हम इस फील्ड में ही अभी अभी आए हैं, जब यूपीएससी हमको बाहर निकाला तो। हाँ, तो सुनिए कहाँ थे हम। तो जब सर से हम पूछे थे ना, तो सर लोग बोले थे, डीके सर लोग बोले थे कि सर जानते हैं लंबा क्लास लेने में प्रॉब्लम नहीं है, फिर बच्चे ही उकताने लगते हैं जल्दी खत्म करिए जल्दी खत्म करिए। बोले बात भी सही है, क्योंकि हमको एक्सपीरियंस इस बात का हो गया। कई बैच में किसी एक दो बैच में तो पहला सवाल ही पूछता है, सर खत्म कब तक होगा? अरे बाप रे। चलिए, तो कश्मीर के कुंडल मर्ग में वसुमित्र की अध्यक्षता में, ये बात हम लोग पढ़ चुके हैं। चतुर्थ बौद्ध संगीति बौद्ध धर्म में भी पढ़े थे, अभी भी पढ़े हैं। ठीक है, इनके दरबार में कुछ लोग रहते थे, हालांकि बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, मतलब चरक रहते थे, नागार्जुन रहते थे, वसुमित्र तो रहते ही थे, अश्वघोष रहते थे और पार्श्व रहते थे। इसमें से एक नाम जो यहाँ पे चरक है, याद रखिएगा, ये जो चरक संहिता है ना, ये चिकित्सक थे। चरक संहिता, इन्होंने एक संहिता बनाई थी डॉक्टरों के लिए। ना ना ना, नोट्स नहीं बनाइए अभी, नोट्स बाद में पढ़ते पढ़ते बनाइएगा। प्रियंका हमेशा रोज तो एक ही बात बोलते हैं। सुनिए, इसके समय में मूर्ति कला की गांधार और मथुरा शैली का जन्म हुआ था। अभी हम बताए थे कि इन्होंने क्या किया था, पेट्रोनेज किया था। कनिष्क ने एक बार पाटलिपुत्र पे आक्रमण किया था और वहां से प्रसिद्ध विद्वान अश्वघोष को ले उड़ा था, और बुद्ध का एक भिक्षा पात्र और एक कुक्कुट प्राप्त किया था। कुक्कुट मतलब मुर्गा एक ले गया था, पता नहीं कैसा।
बाकी कुछ खास है नहीं है। कनिष्क को द्वितीय अशोक कहते हैं, ये वाला एक लाइन याद कर लीजिएगा। कनिष्क को द्वितीय अशोक कहते हैं, मेरे भी दिमाग से उतर गया था। यही बात है, सामने ही नहीं रहता ना, तो ये बात हम आप लोग को बताते भी नहीं अगर हम लिख लिख के पढ़ाते तो, क्योंकि मेरे दिमाग से एकदम स्किप कर गया था ये बात। कनिष्क को द्वितीय अशोक भी कहते हैं। तो क्या क्या याद रखना है इस पेज से, तो ये बात पहले ही हम लोग बौद्ध धर्म में पढ़ चुके हैं, पहला लाइन तो अभी दोबारा क्यों बनाइएगा। उसके बाद ये वाला लाइन तो रख ही लीजिएगा याद, और ये वाला अभी हम लोग डिटेल में पढ़ के आप लोग को नोट्स करवा ही दिए हैं। उसके बाद इनके दरबार में पार्श्व, अश्वघोष, वसुमित्र और नागार्जुन जैसे विद्वान रहते थे, चरक जैसे विद्वान रहते थे। लिखना होगा तो लिख लीजिएगा, पार्श्व को छोड़ दीजिएगा, अश्वघोष, वसुमित्र, नागार्जुन और चरक रहते थे, खत्म बात। ठीक है, अब देखिए इसके बारे में हम क्या लिखे, यहाँ सामने पड़ा हुआ है, इस काल में कुछ रचनाएं हुई, उस रचनाओं के रचनाकार। कभी कभी पूछता है एग्जाम में कि इस पुस्तक के लेखक कौन है, तो गाथा सप्तशती का कौन है, हाल है। महाभाष्य का पतंजलि है, ठीक है। चरक संहिता अभी अभी जस्ट बताए थे, चरक ने लिखी है, ये छोड़ दीजिएगा। सौंदर्यानंद और बुद्ध चरित छोड़ दीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है। स्वप्नवास दत्ता भी छोड़ दीजिएगा। नाट्य शास्त्र याद कर लीजिएगा, मिलिंद पन्हो तो हम बता ही चुके हैं, नागसेन का है, ठीक है। हाँ बबली, ये बात तो सही बोले हैं, इसलिए मैंने दे तो दिया है सारा ही, कहाँ से पूछ दे कौन जानता है। हम अभी क्या बोले, इसको छोड़ दीजिएगा, पता चला एग्जाम में ये सब छोड़ दिया, यही आ गया। सौंदर्यानंद बताओ कौन लिखा है, क्या ही कर लीजिएगा, क्या कर सकते हैं, हम एक अंदाज बता रहे हैं, ठीक है ना। चलिए ये खत्म हो गया। उसके बाद सारा इंग्लिश में नोट्स है रखा हुआ है, इंग्लिश वालों आपके लिए। जैसे शुंग डायनेस्टी के फाउंडर कौन है, पुष्यमित्र शुंग है। इसने क्या किया, शुंग डायनेस्टी की नींव रखी बाय किलिंग मौर्यन रूलर, जो लास्ट मौर्यन रूलर था, क्योंकि मार दिया तो लास्ट ही होगा ना, बृहद्रथ की हत्या करके। उसके बाद इस बात का जिक्र कहाँ मिलता है, हर्ष चरित्र में मिलता है। इस बात के बारे में आखिर हमें पता कैसे चला कि पुष्यमित्र शुंग ने बृहद्रथ को निपटा दिया, कहीं से तो पता चला होगा। वो हर्ष चरित्र है वो ग्रंथ, जिसके रचयिता क्या बोलते हैं, बाणभट्ट है। जिसको कंपोज किसने किया था, लिखा किसने था, बाणभट्ट ने लिखा था। उसके बाद इनके दरबार में पतंजलि रहते थे, इनका जो हेड प्रिस्ट था वो कौन था, पुष्यमित्र का पतंजलि था। पतंजलि वही जिसको क्या बोलते हैं, योग दर्शन का हेड बोलते हैं ना। षड दर्शन पढ़े थे हम लोग वैदिक धर्म में, 6 दर्शन है। 6 दर्शन में से एक दर्शन क्या, अच्छा आस्तिक दर्शन में से, जिसको षड दर्शन बोलते हैं, योग दर्शन है। योग के हेड कौन है, पतंजलि ही है। उसके अलावा क्या पढ़े थे, सांख्य पढ़े थे ना। सांख्य का कौन था, कपिल था। न्याय पढ़े थे, उसके कौन था, गौतम था। सारा देखे थे। अगला कर्म डायनेस्टी पढ़े थे हम लोग अभी। कर्म के कौन है, वासुदेव है। एक बार रिवाइज भी हो जाएगा आप लोग का तेजी से, ठीक है। कर्म डायनेस्टी, वासुदेव किल्ड द लास्ट एम्पायर ऑफ शुंग डायनेस्टी। वासुदेव ने क्या किया, शुंग डायनेस्टी के अंतिम शासक को मार दिया, ठीक है, देवभूति को, पर उतना ज्यादा है नहीं इंपॉर्टेंट। उसके बाद इसके बारे में और कुछ खास नहीं पढ़ना। इसकी जानकारी भी हमें कहाँ से मिलती है, कर्म डायनेस्टी की जानकारी भी हर्ष चरित्र से ही मिलता है, ठीक है। और इसके अलावा इस डायनेस्टी ने ऐसा कुछ खास किया नहीं था। उसके बाद आता है आंध्र सातवाहन। आंध्र सातवाहन ने कण्व वंश के अंतिम रूलर की हत्या कर दी, और सिमुक ने किया था हत्या, और सिमुक ही क्या बना, आंध्र सातवाहन का फाउंडर बना। आंध्र सातवाहन की जो राजधानी थी वो कौन थी, पैठन या पाटन थी, ठीक है। प्रतिष्ठान या पाटन, हाँ प्रतिष्ठान या पाटन थी। और इसके बारे में जो याद रखना है, वो याद रखना है क्या, कि ये एंशियंट इंडिया का लॉन्गेस्ट जो है क्या था, डायनेस्टी था, ठीक है। एंशियंट इंडिया का क्या था, सबसे लंबा लॉन्गेस्ट टेन्योर तक ये चला था ये डायनेस्टी, ठीक है। उसके बाद तो और कुछ खास है नहीं इसमें। उसके बाद चेदी डायनेस्टी या महामेघवाहन डायनेस्टी के बारे में हमने अभी जस्ट देखा था, बस हम रिवाइज करवा रहे हैं एक बार, ठीक है। इसके बारे में हमने क्या देखा था, ये महामेघवाहन नाम के व्यक्ति ने ही इसकी क्या की थी, स्थापना की थी। फाउंडर इसका महामेघवाहन था, इसी वजह से उसी के नाम पर महामेघवाहन बोलते हैं इसको, या चेदी डायनेस्टी बोलते हैं। इस डायनेस्टी के बारे में, इस डायनेस्टी पहले था कहाँ, ये कलिंग में था, ठीक है। कलिंगा है तो कलिंगा में था। कलिंगा कहाँ है, उड़ीसा में, अभी वर्तमान उड़ीसा में है, ठीक है। इस डायनेस्टी का जो सबसे ग्रेट रूलर था वो कौन था, खारवेल था, जिसका हाथी गुम्फा अभिलेख हम लोग पढ़ते हैं, ठीक है। हाथी गुम्फा अभिलेख, इसने क्या किया था, मगध पर अटैक किया, और मगध पर अटैक करके ऋषभ देव जो जैन तीर्थंकर है उसकी मूर्ति, एक आइडल वापस लाया मगध से। वापस कैसे लाया, क्योंकि कुछ 100 साल पहले महापद्मानंद ने, महापद्मानंद कौन था, मौर्यों से भी पहले, सातवाहनों से भी पहले, मौर्य से पहले नंद वंश का शासक था महापद्मानंद। उसने क्या किया था, कलिंगा पे आक्रमण करके इसी ऋषभ देव की मूर्ति कलिंग से मगध लेके गया था, वापस से लेके आया ना। तो इसी वजह से इसको पढ़ते हैं हम लोग, किसको,
चेदी वंश को, इसी का था कौन, खारवेल था। उसके बाद हमने फॉरेन, अभी तो देसी रूलर देखा, ये हम लोग कहाँ देख रहे हैं, मौर्यन और गुप्ता के बीच में देख रहे हैं कि जो छोटे छोटे क्या था, क्या बोलते हैं, देसी रियासत था, प्रिंसली डायनेस्टी था, सॉरी क्या बोलते हैं वो, देसी को क्या बोलेंगे जी, इंडियन डायनेस्टी, वर्नाकुलर डायनेस्टी है ही नहीं, जाने दीजिए। अब कुछ फॉरेन रूलर के बारे में देख लेते हैं। इंडियन रूलर देखे, अब फॉरेन रूलर। सबसे पहला जो इंडो ग्रीक था, जिसने भारत पर अटैक किया था, और इंडो ग्रीक में सबसे पहला कौन था, वो डेमेट्रियस फर्स्ट था। डेमेट्रियस फर्स्ट पहला व्यक्ति था जिसने भारत पर अटैक किया था, और भारत में अपना साम्राज्य स्थापित करने वाला पहला व्यक्ति कौन बना था, तो यूरेटाइडस देख लीजिएगा जी। इसने भारत पे अटैक किया और भारत के कुछ हिस्से को जीता और तक्षशिला को अपना कैपिटल बनाया था, तक्षशिला को कैपिटल बनाया था, वही तक्षशिला जहाँ पे विश्वविद्यालय हुआ करता था, जहाँ पाकिस्तान में है। विश्व का पहला विश्वविद्यालय तक्षशिला ही है। विश्व का जो फर्स्ट विश्वविद्यालय है वो तक्षशिला है, नालंदा भी नहीं है, नालंदा से भी काफी पहले तक्षशिला था। नालंदा की स्थापना तो गुप्तों के काल में हुई आकर के, लेकिन तक्षशिला तो मौर्यों से भी पहले से चल रहा था ना, तक्षशिला का ही तो था ना वो प्रोफेसर कौन, चाणक्य। और आज देखिए पाकिस्तान का जो एजुकेशनल बैकग्राउंड है कहाँ पर है, जिस देश में पहला विश्वविद्यालय था। खैर जो भी है, वो लोग तो मानता भी नहीं है। चलिए, उसके बाद इंडो ग्रीक रूलर में सबसे जो महान ग्रेट रूलर हुआ वो मिनांडर हुआ। मिनांडर जिसने आगे चल के बौद्ध धर्म को स्वीकार कर लिया, बौद्ध धर्म एक्सेप्ट कर लिया, और उसके बाद क्या बन गया, मिलिंद बन गया। और इसको बौद्ध धर्म एक्सेप्ट कौन करवाया, इसको दीक्षा कौन दिलवाया, तो दीक्षा दिलवाया था नागसेन ने, है नागसेन नहीं है। और इन दोनों के बाद भी जो डिस्कोर्स हुआ था, उस डिस्कोर्स को कहाँ पे राइट डाउन किया गया है, तो वो मिलिंद पन्हो नामक बुक में। द बुद्धिस्ट टेक्स्ट मिलिंद पन्हो, देयर इज मेंशन ए डिबेट, और डिस्कोर्स, डिबेट की जगह डिस्कोर्स ज्यादा अच्छा शब्द है, बिटवीन द बुद्धिस्ट monk नागसेन एंड मिनांडर, हिज कैपिटल साकल वाज द मेन सेंटर ऑफ एजुकेशन। ठीक है, आपको एक बात बताएं, इसी की पृष्ठभूमि में एक उपन्यास लिखा गया है, नोवेल लिखा गया है, उसका नाम है दिव्या। दिव्या बहुत सुंदर उपन्यास है, बहुत ही सुंदर उपन्यास है, नोवेल है, हिंदी में है, कभी मन करे तो पढ़िएगा। उसके लेखक कौन है पता है, उसके लेखक हैं उसके दिव्या के लेखक हैं, देखिए हम भूल रहे हैं, यशपाल लेखक है। अब पता है ये यशपाल कौन थे, जब भगत सिंह को फांसी दे दी गई थी, भगत सिंह को फांसी दे दी गई थी, तो भगत सिंह ने एक संगठन की स्थापना करवाई थी साथ में मिलके, पहले RA था, इसी का पुनर्गठन किया था HSRA के रूप में। आप लोग मॉडर्न इंडिया में पढ़े होंगे, नहीं तो पढ़ेंगे, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन। भगत सिंह की मृत्यु के बाद यशपाल ने ही इस HSRA को संभाला था, और आजादी के बाद यही एक उपन्यास लिखता है दिव्या नाम से, और इसी के पृष्ठभूमि पर है दिव्या उपन्यास। बहुत शानदार उपन्यास है, बहुत ही ज्यादा शानदार उपन्यास है। आप लोगों को कभी ना इसकी कहानी सुनने की इच्छा हो तो बताइएगा, बढ़िया कहानी सुनाएंगे। चलिए, ये तो अंग्रेजी वाले के लिए हो गया द मोस्ट, हाँ, उसके बाद बुद्धिस्ट ये हो गया। उसके बाद है पहलव डायनेस्टी। पहलव डायनेस्टी जो कहाँ का था, बेसिकली ये ईरानियन था, ईरान से आया था, ठीक है, ये मॉडर्न डे ईरानियन था। इस डायनेस्टी को स्टैब्लिश कौन किया था, तो इस डायनेस्टी को स्टैब्लिश किया था मिथेद्रस फर्स्ट ने, द रियल फाउंडर था, हालांकि इसका फाउंडर कोई और था, गोंडो फर्निस था, जाने दीजिए। इस डायनेस्टी को, हाँ, गोंडो फर्निस था। द मोस्ट पावरफुल रूलर ऑफ द पहलव डायनेस्टी वाज गोंडो फर्निस। उसके बाद इस डायनेस्टी को अंत कर दिया किसने, कुषाणों ने। कुषाणों ने इसका अंत कर दिया, और कुषाण का ये था, कुषाण डायनेस्टी का जो एस्टेब्लिश किया था, कुषाण डायनेस्टी को, ये सबसे पहले तो थे कहाँ से, तो ये चाइनीज तुर्किस्तान थे, जो आज तुर्कमेनिस्तान है, यानी मॉडर्न डे सेंट्रल एशिया से ये लोग आए थे, ठीक है। इसको एस्टेब्लिश किया था कुजुल कड़फिसस ने, और इसको एक आदमी के लिए पढ़ते हैं हम लोग, वो है कनिष्का के लिए। कनिष्का के बारे में ही अभी तक हम लोग पढ़े हैं। क्या क्या पढ़े हैं कनिष्का के बारे में, कि कनिष्का ने सबसे पहले तो 78 AD में, आफ्टर डिकेड 78 ईस्वी में क्या किया, अपना राज्यारोहण किया, यानी थ्रोन पे बैठा, और बैठने के साथ ही क्या कि थ्रोन बैठा, उसके बैठने के साथ ही क्या किया, इसने एक शक संवत चलाया, और वह आज गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का ऑफिशियल क्या है, संवत है।
इसकी 2 राजधानी थी, पेशावर था जो पुरुषपुर पहले जाना जाता था, पुरुषपुर था, अभी वर्तमान में पेशावर बोलते हैं, और एक मथुरा था। मथुरा जानते ही हैं, कृष्ण की नगरी, ठीक है। उसके बाद कनिष्का ने क्या किया, कश्मीर को जीत करके वहां पे कनिष्कपुर नाम का एक शहर भी बसाया था। बाद में कनिष्क बौद्ध धर्म स्वीकार कर लिया, एक्सेप्ट कर लिया, और एक बुद्धिस्ट काउंसिल भी ऑर्गेनाइज किया कुंडलवन कश्मीर में। जानते हैं कुंडलवन कश्मीर में जो हुआ था, वहां पे बौद्ध धर्म 2 शाखा में बट गया था, महायान और हीनयान। पढ़ाए ही थे आप लोग को बौद्ध धर्म के समय। कनिष्का ने नर्चर किया, प्रोटेक्ट किया, बुद्धिस्ट काउंसिल हुआ, 4th बुद्धिस्ट काउंसिल, वसुमित्र उसके हेड थे, ये सब पढ़ चुके हैं, ठीक है। उसके बाद इसने गांधार और मथुरा स्टाइल ऑफ स्कल्पचर को पेट्रोनाइज किया, ये बात तो जानते हैं, अभी हम लोग जस्ट डिटेल में पढ़े हैं इसके बारे में। उसके बाद कनिष्का इज कॉल्ड सेकेंड अशोका, हाँ बस इतना याद रख लीजिएगा। वैसे कनिष्का ने पाटलिपुत्र पे आक्रमण करके वहां से अश्वघोष घोष को और बुद्ध के भिक्षा पात्र को, जिस भिक्षा पात्र पे बुद्ध जो है भिक्षा मांगते थे, उस पात्र को लेके कश्मीर चला गया था, ठीक है। और वायद में मथुरा स्टाइल ऑफ स्कल्पचर को, हाँ ये तो हो ही गया। और सेकेंड अशोक किसको कहते हैं, कनिष्का को कहते हैं, हो गया। उसके बाद फिर ये क्या है, क्रिएशन और क्रिएटर, मतलब वही है, क्या बोलते हैं जो पुस्तक है, क्या है, गाथा सप्तशती हाल ने, महाभाष्य पतंजलि ने, चरक संहिता चरक ने, ठीक है, ये याद कर लीजिएगा। और स्वप्नवास वदत्ता, ये भी किसका है, ये भास का है। और नाट्यशास्त्र भरत मुनि का है, और मिलिंद पन्हो नागसेन का है। अश्वघोष का भी याद करना हो, बुद्ध चरित्र वगैरह, तो सौंदरानंद तो कर लीजिएगा, और क्या। आज के लिए हम लोग 52 मिनट हो चुका है, इतना ही रहने देते हैं, क्योंकि इसके बाद हम लोग गुप्त राजवंश पढ़ेंगे, और गुप्त राजवंश को स्टार्ट करेंगे। पूरा टाइम ले लेगा गुप्त राजवंश, 1 दिन का तो ले ही लेगा, कल इसको कर लेंगे। ठीक है। एमसीक्यू इसमें है मेरे पास, देख लेते हैं। नहीं आज एमसीक्यू सेट करना पड़ेगा, मैं कल करवा दूंगा एमसीक्यू, ठीक है, कल पक्का। मुझे सेट करना पड़ता है ना, एमसीक्यू बनाना पड़ता है, उसको देना पड़ता है, वो टाइप करके देता है। मैं आज करवा लूंगा, कल एमसीक्यू कर लेंगे हम लोग, ठीक है। कल एमसीक्यू, आज वाले का भी कल एमसीक्यू कर लेंगे, ये फरमाइश पूरा हो जाएगा आप लोग का। मुन्ना आपको लग रहा है, आपने कहा कि लिखा के पढ़ाइए, मुन्ना ये आप नहीं है, कई लोग बोलते हैं, लेकिन आप खुद बताइए कि हम लोग कहाँ से पढ़ रहे हैं। हम लोग पढ़ रहे हैं अभी, जैसे मैं बताऊं आज कहाँ से हमने पढ़ना शुरू किया है। हमने यहाँ से शुरू किया, मौर्योत्तर से। आपको लगता है इतना सारा लिख करके, शुंग वंश, कर्ण वंश, आंध्र सातवाहन, चेदी वंश, उसके बाद डेमेट्रियस, मिनांडर, हिंद यूनानी, इंडो ग्रीक, उसके बाद पहलव या पार्थियन, देन फिर उसके बाद कुषाण, कनिष्क, ठीक है। उसके बाद फिर इतना रचना है, ये सब कुछ हम लिख लिख के पढ़ा पाते इतने टाइम में? पढ़ा तो लेंगे ही, चिंता मत कीजिए उसके लिए मेरा, लेकिन इतना टाइम में नहीं हो पाएगा। शालू, आई हैव अ डाउट, बताइए क्या है डाउट। मेरे याद करने का तरीका रिवाइज और रिकॉलिंग था। सुनिए, हम जो आज पढ़ते थे, जैसे अभी पढ़े सुबह, आज जो पढ़े, मेरे याद करने का तरीका था जो आज सुबह पढ़े, जैसे अभी आज सुबह जो पढ़े, और पूरा दिन जो पढ़े, पूरा दिन, रात में 2 घंटे पढ़ाई से पहले नया पढ़ना बंद कर देते थे। रात को 2 घंटे, कभी कभी अगर कम पढ़े होते थे तो 1 घंटा भी, मतलब रात में पूरा दिन का पढ़ा हुआ रिवाइज करते थे, पूरे दिन का रिवाइज करते थे, ठीक है। उसके बाद अगले दिन क्या करते थे, पहले रिवाइज करते थे, कल क्या पढ़े हैं, पहले रिवाइज, ठीक है। उसके बाद नया पढ़ना स्टार्ट करते थे। आप लोग इस तरह का करके देखिए, आपको दिखेगा 1 महीने के अंदर ना आप लोग का ना जो पढ़े हैं सब याद हो जाएगा। पहले पूरा दिन जो पढ़े हैं उसको रात में रिवाइज कीजिए, उसके बाद दिन में अगला पढ़ाई करने से पहले सबसे पहले तो रिवाइज कीजिए जो पिछला दिन पढ़े थे। उसके बाद संडे को, रविवार को क्या कीजिए, एक भी नया मत पढ़िए। मैं रविवार रखता था इसलिए रविवार लिखा हूँ, आप लोग अपने हिसाब से कर सकते हैं, शनिवार, शुक्रवार, मंगलवार, जब भी करना हो एक दिन। उस दिन नया कुछ नहीं, नया नहीं, पूरे
वीक का रिवाइज, ठीक है, हफ्ता में एक दिन पूरे वीक में जो पढ़े उसका पूरा दिन बैठ के रिवाइज करेंगे। उसके बाद मंथ के लास्ट में या तो 30 दिन का या तो 31 दिन का, उस दिन फिर पूरे मंथ का, एक दिन में हो जाता है क्योंकि फिर तेजी से निकलता है ना, तो पूरे मंथ का काम ही खत्म हो जाता है, काम ही खत्म हो जाएगा। ऐसे करके देखिए, लगेगा कि रिवाइज में बहुत टाइम जा रहा है, पूरा पूरा दिन रिवाइज कर रहे हैं, हफ्ता में एक दिन रिवाइज कर रहे हैं। लोग 7 दिन पढ़ रहा है और आप 6 ही दिन पढ़ रहे हैं, क्यों? क्योंकि एक दिन तो आप रिवाइज करने में चले गए। लेकिन देखिएगा वो 1000 इतना पढ़ करके भी कहेगा कि समझ में नहीं आता है, और कुछ इतना करके भी आप ज्यादा कर ले जाएंगे। ठीक है, क्वालिटी को हमेशा फोकस कीजिए, क्वालिटी को, क्वांटिटी को नहीं। ठीक है, क्वांटिटी को नहीं। अरे चलिए ठीक है, अब मेरे पास क्लास है 8 बजे से, अब मैं नहीं बात कर पाऊंगा। हाँ सुबह गलत लिखा हुआ है, बस लिखते लिखते चले गए हम। ठीक है, बाय एवरीवन, बाय।